बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, नंबर 17 एमसीक्यूज़ हमारे सामने हैं। पेपर है 2010 मई जून का ये पेपर है और वेरिएंट है इसका 1-1। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है, स्टूडेंट्स कैरीज आउट एन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड आउट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द वैक्स। द ग्राफ शोज हाउ द टेम्परेचर ऑफ द वैक्स चेंजेस एज इट कूल्स। अच्छा जी, यहाँ पर देख लें आप, उसकी जो वैक्स है उसका टेम्परेचर एक्स पे ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है वाई एक्सिस पे आपका टेम्परेचर है, एक्स एक्सिस पे टाइम है। तो जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है टेम्परेचर जो है वो नीचे आता चला जा रहा है। और फिर एक टाइम आया, यहाँ से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूँ कि हो क्या रहा है यहाँ पे इसमें। ठीक है जी, ये हमने सेलेक्ट कर लिया और इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है टेम्परेचर कम होता चला जा रहा है। यहाँ टेम्परेचर कम होता है, फिर यहाँ पे कांस्टेंट हो गया। अब बेसिकली वो इस पॉइंट पे यकीनी तौर पे वैक्स लिक्विड फॉर्म में था और फिर यहाँ पे वो सॉलिड फॉर्म में आना शुरू हो गया है। ठीक है जी, अब ये यहाँ पर भी वो लिक्विड फॉर्म में ही होगा। और अब जब ये एरो आगे की तरफ मूव कर रहा है तो आप देख लें कि टाइम तो गुजर रहा है और टेम्परेचर में अब कोई चेंज नहीं आ रहा। ठीक है जी, अब टेम्परेचर में चेंज नहीं आ रहा तो इसका मतलब है यहाँ पर अब वाई में कुछ लिक्विड होगा और कुछ वो सॉलिड फॉर्म में होगा, दोनों एग्जिस्ट करता होगा। और फिर इसके बाद हम देखते हैं थोड़ा सा, फिर यहाँ से वो मज़ीद अब आपका टेम्परेचर कम होना शुरू हो गया तो इस पॉइंट पे आके हम कह सकते हैं तकरीबन वो सारा सॉलिड की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका होगा। अब इस दौरान जब वो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हुआ है तो लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपके पास थोड़ी वीक होती हैं, जबकि सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती हैं और इनके दरमियान डिस्टेंस भी कम हो जाता है। तो एक बात याद रखिएगा, इस दौरान जब वो लिक्विड से कन्वर्ट हो रहा है किसमें, सॉलिड में, तो ये आपका वैक्स अपनी एनर्जी को लूज़ करता है। और एनर्जी लूज़ करने की वजह से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। जैसे आपने देखा ही होगा, यहाँ पे आप देख लें लिक्विड में मॉलिक्यूल दूर दूर हैं और सॉलिड में मॉलिक्यूल्स जो हैं पार्टिकल्स वो एक दूसरे के करीब आ चुके हैं। तो ये इसीलिए आए कि यहाँ पे एनर्जी इसने लूज़ की है। ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट बात है, जब आप किसी चीज़ को हीटअप करते हैं तो वो जब मेल्ट होती है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करती है और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इंक्रीज़ होता है। लेकिन यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम हुआ है तो एनर्जी इसने रिलीज़ कर दी है और एनर्जी रिलीज़ की है, एटमॉस्फेयर में एनर्जी रिलीज़ की है। तो अब ये सारा प्रोसेस आपके सामने आ चुका है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। अब इनसे रिलेटेड हम इसके एमसीक्यूज़ के ऑप्शंस भी देख लेते हैं कि वो क्या हमसे डिमांड कर रहे हैं और कौन सा ऑप्शन ठीक है। चलते हैं जी अपने ऑप्शंस की तरफ और चेक करते हैं कि वहाँ पर क्या बात की जा रही है। अच्छा जी, चलें नंबर दिस वन। तो विच स्टेटमेंट इज़ द करेक्ट? एट द एक्स द टेम्परेचर ड्रॉप्स मोर स्लोली देन एट जेड। बिल्कुल भी नहीं, एक्स पे टेम्परेचर बल्कि तेज़ी से डिक्रीज़ हुआ है, क्योंकि देख लें कर्व बड़ा स्टीप है, जबकि जेड में इतना स्टीप नहीं है कर्व। तो इस वजह से टेम्परेचर ज़्यादा डिक्रीज़ हुआ है एक्स पे, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट हो ही नहीं सकता। एट वाई ऑल द वैक्स इज सॉलिड, बिल्कुल भी नहीं। वाई पे मैंने आपको अभी बना के दिखाया था, बेशक पीछे रिवाइंड करके चेक करके देख लीजिएगा दोबारा कि वाई पे कुछ लिक्विड और कुछ सॉलिड दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और जब तक वो सारा सॉलिड में कन्वर्ट नहीं हो जाता उसका टेम्परेचर डाउन नहीं होता। ठीक है जी, नंबर सी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। एट वाई द थर्मल एनर्जी इज बीइंग गिवन आउट बाय द वैक्स, बिल्कुल सही है। हाँ, इस दौरान एनर्जी रिलीज होती है और वैक्स अपनी एनर्जी को लूज करता है और यही वजह है कि फिर वैक्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के करीब आ रहे होते हैं और लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। डी कह रहा है एट जेड द वैक्स मॉलिक्यूल्स आर नॉट मूविंग, बिल्कुुल ऐसा नहीं है। सॉलिड में भी पार्टिकल जो है वाइब्रेट तो करते हैं, मूव तो करते हैं, हम ये नहीं कह सकते वो मूव नहीं कर रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट नहीं है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। नंबर 14 की तरफ चलते हैं, सॉरी 18 की तरफ चलते हैं। हॉट लिक्विड इन अ वैक्यूम फ्लास्क cools extremely slowly. This is because some methods of the heat transfer cannot take place in the vacuum. अच्छा जी, वैक्यूम से जो हीट लॉस नहीं होता तो वो एक ही है हमारे पास वैसे सोर्स जो वैक्यूम से पास करती हैं। खैर, विच मेथड कैन नॉट टेक प्लेस इन अ वैक्यूम। याद रखिएगा, जो हमारे पास तीन मूड्स हैं हीट ट्रांसफ़र के, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशंस। कंडक्शन और कन्वेक्शन जो है वो वैक्यूम से हीट ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, क्योंकि उनको ट्रैवल, उस प्रोसेस में हीट को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए रेडिएशन सिर्फ वाहिद प्रोसेस होता है जिसमें हीट जो है वो या एनर्जी वैक्यूम से ट्रांसफ़र हो जाती है। तो इसमें ए ऑप्शन अगर आप देखें तो कंडक्शन एंड कन्वेक्शन है, यही प्रोसेस है जो वैक्यूम से टेक प्लेस नहीं कर सकते। वैक्यूम से ये पास नहीं हो सकती हीट, कंडक्शन और कन्वेक्शन की वजह से एनर्जी पास नहीं हो सकती। बाकी बी, सी और डी में तीनों में रेडिएशन का वर्ल्ड आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा होगा। रेडिएशन वो प्रोसेस है एनर्जी का
जिसमें एनर्जी जो है वैक्यूम से पास हो सकती है। तो इसलिए आपका एक ही ऑप्शन इसमें करेक्ट है और वो है ऑप्शन ए। नंबर 19 की तरफ चलते हैं। नंबर 19 में आपसे पूछा जा रहा है, अ टीचर डेमोस्ट्रेट्स कन्वेक्शन करंट्स यूजिंग अ बॉक्स विद द टू चिमनीज एंड अ लाइटेड कैंडल्स। ठीक है। शी होल्ड्स अ स्मोकिंग taper at the P. In which direction does the convection current cause the smoke to move? अच्छा जी, अब इसमें देख लें आपके सामने है कि चिमनी से जो धुआं उठेगा वो ऊपर की तरफ उठेगा। इसको मैं कैप्चर कर लेता हूँ थोड़ा सा, फिर उसके बाद आपको एक्सप्लेन करता हूँ। चलें जी, ये देख लें, यहाँ से जो चिमनी है ये धुआं यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। और फिर क्या होगा, ये गर्म हवा ऊपर उठती है तो यहाँ से फिर ये ठंडी हवा या यहाँ भी चली जाती है, तो ठंडी हवा यहाँ से नीचे की तरफ मूव करेगी उसको, क्योंकि वैक्यूम बन चुका होगा ना। यहाँ से गर्म हवा ऊपर की तरफ उठ चुकी होती है और गर्म हवा जब यहाँ से वार्म एयर ऊपर की तरफ रेस कर चुकी होती है तो फिर ठंडी एयर यहाँ से नीचे की तरफ आती है ऐसे। तो जो टेपर यहाँ पे लगाया हुआ है उसने कहा है टेपर किस डायरेक्शन में जाएगा, वो डी की डायरेक्शन में जाएगा। तो इसका ऑप्शन बनता है डी। डी इज़ द करेक्ट वन। तो ये आपके पास है, इन विच डायरेक्शन डज द कन्वेक्शन करंट कॉजेज द स्मोक्स टू मूव, तो वो बनता है आपका डी। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है और ये आपके पास चेक कर सकते हैं आप इसको। ठीक है। नंबर 20, विच वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो साउंड वेव्स ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, बाकी तो लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं, माइक्रोवेव भी इलेक्ट्रोमैग्नेट हैं और ट्रांसवर्स उनको कहते हैं, और वाटर में भी वेव प्रोड्यूस होती हैं वो भी ट्रांसवर्स हैं। तो सी ऑप्शन जो साउंड वेव्स है, बिल्कुल यही वेव्स आपकी जो सी की हैं जो प्रोड्यूस हो रही हैं साउंड वेव्स, वो आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा गाइस। थैंक यू सो नाइस ऑफ यू।